अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा बेहतरीन टॉपिक्स के साथ हम अपने शो को लेकर आते हैं आपके सामने और आज का जो मौजू रहने वाला है वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। ओजोन थेरेपी के बारे में शायद आपने अक्सर सुना हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि पाकिस्तान में बहुत रेयर डॉक्टर्स हैं जो कि इस थेरेपी को जानते हैं और ये एक्चुअली है क्या, किस तरह के मरीज इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के शो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद करीम साहब के साथ तो मेरी एक बड़ी कमाल की दोस्ती है जी, और इनका जो कह लीजिए विजडम है, मैं उससे बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ। चंद दिन पहले भी हम इकट्ठे कहीं बैठे हुए थे, इन्होंने अफ्तार पे बुलाया हुआ था, तो मेरा वहाँ पर मुझे ख्याल आया कि हमें टीवी पे बैठ के कई ऐसी बातें हैं जो हमने ऑफ कैमरा की, उसे ऑन कैमरा करना चाहिए। और डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी दुनिया इनसे मुस्तफ़ीद हो चुकी है। मतलब 5000 जो हैं वो पेन मैनेजमेंट के पेशेंट, मतलब कैंसर पेशेंट जी, वो इनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और उस दिन बड़ी कई ऐसी जज्बाती बातें इन्होंने मुझे बताई, मैं तादेर उनको सोचता रहा और आज का प्रोग्राम फिर हमने डिज़ाइन किया। दैट्स अमेजिंग। और ये शो डेफिनेटली जिस टाइम पर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें ऐसे काम और ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करना, मेरा ख्याल है ये भी एक सदका जारिया ही होगा। और आपको बगैर इंतज़ार करवाए हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, जो कि पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो डॉक्टर। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने आज ओजोन थेरेपी पर बात करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करें कि ओजोन थेरेपी एक्चुअली है क्या ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या नॉन सर्जिकल है, और इसके बारे में क्या मिथ्स हैं मार्केट में जो कि आप तोड़ना चाहेंगे? अच्छा, ओजोन बेसिकली एक ऑक्सीजन का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसको हम एक जनरेटर के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑक्सीजन है बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई नया इल्म नहीं है, ये तकरीबन कोई 150 साल 200 साल से ये इल्म है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लोगों को ज़ख्म हुए थे और वो ठीक नहीं होते थे, ओजोन आज भी बेस्ट एंटीसेप्टिक है। अच्छा। उस वक्त जब ज़ख्म ठीक नहीं होते थे, फिर ओजोन के ज़रिए फिर उनको साफ़ किया जाता था, ओजोन वाले पानी में मिला के, और वो उनसे ज़ख्म ठीक हो जाते थे। ओजोन के ऊपर जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनकी फर्स्ट बुक 1861 में पब्लिश हुई थी। अच्छा। और इसके अलावा इसके ऊपर काम करने वाले 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अच्छा, ओजोन पे काम करने जी। अच्छा, ये इतने पुराने इल्म। अच्छा, अब होता ये है कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इंसान के जिस्म को नुकसान ना पहुँचाए, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिसका कोई नुकसान ना हो। ऑक्सीजन किसी को क्या नुकसान देगी? सो वी गिव प्योर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और वो मुख्तलिफ कामों में यूज़ होती। तकरीबन 100 से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें ये यूज़ होती है, एस्थेटिक से लेके आपके वूंड हीलिंग तक और डिस्क स्लिप से लेके घुटनों के दर्द तक। हम इसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं सक्सेसफुली। और अभी आपने जिक्र किया 5000 मरीजों का, 5000 मरीज सिर्फ हमने मेयो हॉस्पिटल में किए हैं। टोटल जो मरीज किए गए उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा है। यानी 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसको मुस्तफीद कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, प्रोसीजर किस तरह से होता है? क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं शायद ये कोई इंजेक्टेबल्स होते हैं, या फिर अक्सर लोग समझते हैं कि शायद हम किसी आम से क्लिनिक में चले जाएंगे तो लोग फेक भी कर रहे होते हैं कि जी हम आपकी ओजोन थेरेपी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप जरा लोगों को अवेयर करें इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, पहली चीज़ है कि जो मेरी अपनी ट्रेनिंग है, पहले लोगों को ये पता चलता है ट्रेनिंग कहाँ से होती है। मेरी अपनी ट्रेनिंग इटली का एक शहर है नेपल्स, दुनिया में जहाँ पे सर पिज़्ज़ा सबसे पहले बना था। मेरी उस शहर की ट्रेनिंग है। सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है नेपल्स का, उसका नाम है कादरेली हॉस्पिटल, जो इटली का सबसे बड़ा दूसरे बड़ा हॉस्पिटल है। मेरी वहाँ की ट्रेनिंग है। फेलोशिप मेरी ओजोन के अमेरिका की है। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग देने मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास ज़्यादा मरीज़ आते हैं वो आते हैं पेन के। पेन में सबसे ज़्यादा 3-4 पेशेंट्स आते हैं। एक वो जिनको कमर में दर्द है, जिसको शियाटिका कहते हैं। एक वो जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको आर्थराइटिस कहते हैं। एक वो जिनको माइग्रेन है, जिनको सर में दर्द है। और ज़्यादा फीमेल वो जिनको फाइब्रोमाइल्जिया, जिनके पट्टों में दर्दें होती हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आते हैं। अब होता क्या है, अब एक पेशेंट आया जिसको शियाटिका है, सपोज उसको कहा यह जाता है कि जो कि डिस्क स्लिप होगी है, अब इसकी सर्जरी होगी कंप्रेशन की वजह से। अब जो डिस्क स्लिप पे हम एक, क्योंकि मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, हम एक फ्लोरोस्कोप या एंजियोग्राफी की मशीन के ज़रिए, एक कैमरे के ज़रिए उस डिस्क के अंदर एक इंजेक्शन छोटा सा लगाते हैं, जो 5 से 10 मिनट इसमें टोटल टाइम लगता है। एनेस्थीसिया नहीं देते, बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, टांका नहीं लगाते। 10 मिनट के बाद हम
और उसको उठा के पेशेंट को कमरे में भेजते हैं और आधे घंटे में उठ के वो घर चला जाता है। होता क्या है, ओजोन बेसिकली करती है कि उस डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर देती है। हमारी सर्जरी वाले जो कोलीग्स हैं उसी को खोल के काट देते हैं, उसी डिस्क को हम उसी डिस्क को श्रिंक कर देते हैं विद इन मिनट्स विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। ये तकरीबन 75 to 85% सक्सेस रेट है। 10 मिनट का प्रोसीजर है, आधा घंटा रेस्ट और फिर घर, नथिंग एल्स। अच्छा, दूसरी चीज़ रहेगी जी घुटनों के दर्द के बारे में। हमारा कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी बुज़ुर्ग को घुटनों में दर्द ना होती हो, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं जिनकी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, उनके घुटनों में ट्विस्टिंग ना होती हो। अब आमतौर के ऊपर घुटनों को डायग्नोज किया जाता है, उसके ऊपर हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाई जाती है, या बुजुर्ग जो है उनके घुटने तब्दील कराए जाते हैं। बिल्कुल, हर बंदा घुटने तब्दील नहीं करा सकता। हम बीइंग रेडियोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम घुटनों को करते हैं अल्ट्रासाउंड, पिन पॉइंट करते हैं कौन से मसल की इंजरी है, उस मसल के ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके, जैसे इंसुलिन लगती है, ओजोन लगा देते हैं। ओजोन क्या करेगी, मसल के ऊपर सबक्यूटेनियसली, वो क्या करेगी कि उस मसल की इंजरी को हील कर देगी। अगर एक मसल की इंजरी को आप इंसुलिन की नीडल से हील कर सकते हैं तो पूरे घुटने को स्टीरॉयड लगाने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। दूसरी बात, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। सो हम तो कहते हैं इसको प्रोपेगेट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसको सीखें, जितने लोग इसके काम करें, उतना फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये ओजोन थेरेपी कहाँ कहाँ हो रही है और इसके कितने सेंटर्स हैं, इसके एक्सपर्ट्स कितने? सर मुश्किल से 2-3 लोग हैं, और जो बहुत सारे काम है वो तो मैं अकेले ही शौक से करता हूँ, बाकी लोग नहीं करते। माइग्रेन का ट्रीटमेंट मेरे पास बहुत लोग आते हैं। माइग्रेन एक ऐसी मूजी सी चीज़ है जिसका ना कुछ सोर्स का पता है, ना किसी को इलाज का पता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये पता ही नहीं कि ये होती क्यों है। सिम्टोमेटिक जी, हम स्किन में लगाते हैं विदाउट एनी पेन, और हमने 500-600 मरीज इसके किए हैं, उनमें से अक्सर ये जो ठीक है। हमें तसल्ली शाह साहब ये रहती है कि ऑक्सीजन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी, कोई नुकसान नहीं देगी, कोई इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। स्किन में लगाई, आराम आ गया तो ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओजोन लिक्विड फॉर्म में होती है जी? नहीं सर, ये गैस है। अच्छा जी। हमारे पास जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होती है जिसको हम इनहेल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उससे ऊपर हम ये इससे मज़ीद प्योर करके इसको ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है, ओजोन बनती है, बेसिकली गैस की फॉर्म में होती है, और इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल करना होता है। आप जनरेटर से जनरेट करके आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सो यू नीड दैट जनरेटर्स विद यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी सेफ टू यूज़ है तो अभी तक इसके बारे में लोगों को इतनी कम अवेयरनेस क्यों है? और अभी भी आप जैसे बता रहे हैं मेयो हॉस्पिटल में तो ये आप कर रहे हैं, आपके अंडर सुपरविजन ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वैसे ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन क्यों नहीं है, जबकि ये इस थेरेपी के बारे में लोग 150 साल पहले से जानते हैं? हाँ जी, हम कोशिश तो करते रहते हैं। अब असल में बेसिकली जब आप जैसे आपके प्रोग्राम्स हैं ऐसे चलेंगे, लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग सीखना चाहेंगे, तो हम लोग वर्कशॉप्स करते रहते हैं। फिर हमारी जो फैमिली फिजिशियंस की जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, तो लोग सीख रहे हैं। अब ऐसा से काम शुरू हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत है, नुकसान कोई भी नहीं है। और फिर सर मैं इसको एक और ओजोन लगाते हैं ब्लड में, वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए, अच्छा लगने के लिए, स्किन बेहतर करने के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, यानी हम इसको किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यानी विदाउट ये तो बड़ा फायदा है वैसे कि आपने जस्ट ओजोन को इंजेक्ट करना है। और अच्छा, गैस फॉर्म में इंजेक्ट करना है जी? गैस फॉर्म में इंजेक्ट करना है। अच्छा जी, बिल्कुल गैस फॉर्म में, ब्लड में भी गैस फॉर्म में लगती है, लेकिन स्पेसिफिक तरीके कार हैं इसको कैसे लगाया जाता है, यही हमारी ट्रेनिंग बाहर यही होती है, सिखाया भी ये जाता है कि इसको लगाना कैसे। अच्छा, क्योंकि ये एक कहा जाता है, क्योंकि मैं तो मेडिकल, आप तो दोनों मेडिकल के लोग बैठे हैं और एक ऐसा बंदा है जो मेडिकल को नहीं जानता, लेकिन कोई भी गैस फॉर्म में अगर ब्लड में चीज़ चली जाती है तो वो हार्ट पे इफेक्ट कर सकती है, या कोई ऐसा साइड इफेक्ट जनरेट होता है, इससे नहीं होता जी? सर ये देखिए कि हम पार्क में जाते हैं, हम कहते हैं सब्ज वाली जगह पे जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो, हम क्या करते हैं, लंबे लंबे सांस लो, ऑक्सीजन अंदर जाती है। ब्लड हमारा जो ऑक्सीजन के लिए हंग्री है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देते हैं। मैं वो इस कारण ना, ये एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है, इसको लगाने के तरीक़ेकार है कि कैसे लग सकती है, तो लिहाजा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ये इसका फ़ायदा ही होता है। अब मैं एक और बात बताऊँ, मेरी ट्रेनिंग थी कुछ अर्से पहले अमेरिका में, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए लोग आए थे उसमें बहुत सारे क्लब्स के भी लोग थे, फुटबॉल क्लब्स के। उनसे मैं पूछता था यार तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। अच्छा, अल्टीमेटली उन्होंने आखिर में जब दोस्ती होगी उन्होंने बताया कि हम करते ही हैं कि जब हमारा कोई मैच होने लगता है, हम अपने की प्लेयर जो होते हैं
उनको मैच से पहले एक ऑक्सीजन का एक थेरेपी दे देते हैं उनकी। उससे क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, उनकी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ जाता है। ये कोई दवाई तो है नहीं, किसी टेस्ट में ये रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, किसी डॉप टेस्ट में ये नहीं आती। अल्टीमेटली यानी ये उन्होंने ट्रिक बता दिया कि हर जगह टीम क्रिकेट मैच जीत जाएगी अगर ये लगाएगी तो एनर्जी तो बढ़ जाएगी। देखिए ना, आपको एनर्जी बूस्ट मिल गया आपको, तो जो डिटेक्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए इतना फायदा। फिर एस्थेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो हम पेन बेसिकली इस्तेमाल सर हम इसका पेन मैनेजमेंट में करते हैं, क्योंकि लोगों की दर्द ठीक करना ये सबसे बड़ा काम है। बाकी एस्थेटिक्स करने वाले तो बहुत दुनिया है, दर्द ठीक करने वाले लोग बहुत हैं। आई थिंक पेन की ही वजह से पेन इज डेफिनेट एन इंडिकेटर जिसकी वजह से कोई भी बीमारी जो है उसका पता चल सकता है। शाह साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, इस तरह की चीज़ों के बारे में ना हम लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं होती है। मेडिकल फील्ड के लोगों को पता होगा, किसी को दर्द होगी तो उसको पता होगा, अदरवाइज लोगों को अवेयरनेस नहीं है। क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब लोग ना चेंज लवर नहीं है, कन्वेंशनल को फॉलो करना और फिक्स पैराडाइम्स बने हुए हैं उन्हीं में रह के काम करना बड़ा सेफ लगता है। आउट ऑफ द बॉक्स, बस डॉक्टर साहब की मेरी मुलाकात कुछ साल पहले भी, मुझे बड़ी हैरत हुई है, मेरे कानों ने सुना कि पेन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है। या इससे पहले अगर मैं जानता था तो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जो हिप्नोसिस के ज़रिए या मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए पेन को मैनेज कर लेते थे, लेकिन मेडिकली साइंटिफिक वे में एक प्रॉपर किसी प्रोसीजर या मेथड के जरिए पेन को मैनेज करना, ये मेरे लिए बड़ी नई बात है, साइड इफेक्ट्स के बगैर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में ना सवाल मैंने संभाले उस दिन से, अफ्तारी वाले दिन से आज तक के सवाल। कैंसर पेशेंट बेचारा बड़ी तकलीफ में होता है, और वो तकलीफ अच्छा शुरू में पता नहीं लगता, मेरा ख्याल है ये कैंसर है, बहुत लेट डिटेक्ट, और जब पता लगता है तो तब पता लगता है कि बिल्कुल स्लोप है और एक तेजी के साथ वो इलाज करवाए या ना इलाज करवाए, उसका जो सर्वाइवल रेशियो बड़ी थोड़ी। किस स्टेज पे पेन मैनेजमेंट में आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं? सर कैंसर एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है और ये चल रहा है। आप उसकी कीमोथेरेपी करा लें, रेडियोथेरेपी करा लें, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन आमतौर पे होता ही है। अगर उसकी सर्जरी करके उसको निकाला ना जाए उस वक्त तक ये चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ये करता ये कि जो नर्व्स होती है ना, उनको किसी जगह पे जाके ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उनको प्रेस कर देते हैं, उससे पेन शुरू हो जाती है। और कैंसर की पेन सर इतनी शदीद होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ वो जो बेचारा जिसको कैंसर है, अल्लाह ने उसको जिसको आजमाइश में डाला है, उसकी तो दर्द है ही है। उसके इर्द गिर्द के लोग अपने किसी बुज़ुर्ग को, अपने किसी दोस्त, अजीज़, मोहब्बत करने वाले को इस हालत में नहीं देख सकते। अब किसी भी वक्त पे जब ये दर्दें शुरू हो जाती हैं तो हमारे पास उसका दो ही हल रह जाते हैं, या उनको बेहोश कर दिया जाए, यानी कोई नशावर दे के सुला दिया जाए, या कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे उनको होश ही ना रहे, सो ही नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसी हालत में हो कि उनको पता नहीं चले, पेन नाम कर दीजिए। अच्छा, हम लोग ये करते हैं, बीइंग हमारे पास एक कम्बिनेशन अल्लाह ने बहुत अच्छा दे दिया रेडियोलॉजी का और पेन का, तो हम उसको सीटी स्कैन के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या एमआरआई के ज़रिए किसी भी तरीके से उस पेन की साइट को मैनेज करते हैं, लोकलाइज कर देते हैं, और उसके ऊपर हम जाके पेन के लिए ब्लॉक्स होते हैं मुख्तलिफ, वो लगा देते हैं। दर्द जो है प्रोपिगेशन उसकी रुक जाएगी, दर्द उसको महसूस होनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसकी होश भी नहीं जाएगी और वो अपने होश में भी रहेंगे और अपने बाकी रोज़मर्रा के काम कर सकेंगे। ये ना सिर्फ पेशेंट के लिए मोरल बूस्टिंग होता है, बल्कि फैमिली को भी एक ठंडी और लंबी सांस आ जाती है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ठीक हैं। लिहाजा कैंसर की पेन बड़ी शदीद होती है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। कि हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट की अल्लाह ने जितने भी ज़िंदगी के दिन दिए वो पेन फ्री होने चाहिए। और ऐसे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी आप बातें सुने तब सोचते रह जाते हैं कि यार अल्लाह ने कितनी नेमत उन लोगों को दी है जिनको सेहत दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है कि कैंसर का पेशेंट जिसने नज़र आ रहा है कि उसने चले जाना है और आपने उसकी पेन मैनेज की हो, उसका कोई शुक्रिया का मैसेज आया हो, या उसने कहा हो चले तो मैंने जाना ही था लेकिन आपने मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर दी? अच्छा सर, मैं पहले बेसिकली इंटरनेशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट था, हम लोग ब्रेन की एंजियोग्राफीज करते थे और इस किस्म काम हमने बहुत किए वहाँ पे। लेकिन जब मैंने पेन का काम शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे बेहतरीन काम दुनिया में और कोई भी नहीं है। अगर आप किसी की दर्द ठीक कर सकते हैं, इससे बड़ा काम कोई भी नहीं। बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उन्होंने 8 महीने यूके में किसी हॉस्पिटल में उन्होंने जाके अपना इलाज कराया, अल्लाह ने उनको शिफा नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि आप इनको वापस ले जाएँ। वो फिर वापस म्यो में आ गई, हमने उनको ट्रीटमेंट किया और वो फिर अल्लाह ने उनको दर्द ठीक कर दी। जो कैंसर तो इतना एडवांस हो चुका था कि वो वापस होना मुश्किल था। फिर जिस रात अल्लाह ने उनको बुलाया, उस शाम को उन्होंने हमें एक मैसेज किया खुद बैठ के
कि मुझे पता है कि मैंने चले जाना है, लेकिन कब चले जाना है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है वो पेन फ्री कर दिया और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितनी बड़ी बात है और ये मेरा ख्याल है आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ये हमारे लिए कोई इंसान याद रखे, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर डेफिनेटली मसीहा होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि हम ज़रा शाह साहब के पहले सवाल को ज़रा लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद कैंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में है, तो उसमें से फर्स्ट और सेकेंड में तो हम चले जाएंगे, पेन मैनेज करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो आपको पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की जो आपकी वो थेरेपीज चल रही होती हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं, तो आप तंग आ जाते हैं कि पहले ट्रीटमेंट करवाया और पोस्ट कैंसर भी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आप इन सब के बारे में बताएं कि क्या कोई फ़र्क है कि आप किस स्टेज पर आ रहे हैं या सबको एक ही तरह का पेन से रिलीफ मिलता है? असल में पेन उस वक्त शुरू होती है जब कैंसर उस पेन वाले हिस्से को इन्वॉल्व करता है। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे जाके इन्वॉल्व कर लेगा तो फर्स्ट स्टेज पे शुरू हो जाएगी, या कुछ लेट जाके इन्वॉल्व करेगा तो वो पेन हमें तो पेशेंट ने उस वक्त आके बताना है जब उसको पेन शुरू हो जाएगी। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट करेंगे इससे पहले कि वो फैले और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए, जितना वो जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे पेन मैनेज करनी उतनी आसान हो जाएगी। अच्छा, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब, क्योंकि पेन इंडिकेटर भी है बहुत सारी बीमारियों का, और अगर हम बहुत इनिशियल स्टेजेस पे या फिर जैसे आप बता रहे हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भी अगर लोग लेना शुरू कर देते हैं ओजोन थेरेपी, तो क्या उसके कोई नुकसानात हैं या फिर ये हर तरह से सेफ ही है? देखिए, हम प्रिकॉशनरी तौर पे पेन मैनेजमेंट के लिए ओजोन इस तरह से नहीं देते हैं। बीइंग ए डॉक्टर हमारी अपनी असेसमेंट है, हमने उसका MRI कराना है, उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, उसका CT स्कैन कराना है, अनटिल अनलेस वी आर श्योर कि इसको ज़रूरत है। नंबर 2, हमने कोई काम ब्लाइंड नहीं करना, हमने देख के करना कि हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आए, CT पे नज़र आए या MRI पे नज़र आए। अच्छा सर, जो एक मज़े की बात, जो चीज़ नज़र नहीं आती, जो हमारी घरों की बहनें बेटियां जिस सिलसिले में सब ज़्यादा आती हैं, वो एक उसको पेन को उसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। एक मज़े की बात है फाइब्रोमाइल्जिया पे डॉक्टर साहब हम यहीं से कॉन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आपसे इसके बारे में डिटेल कॉन्वर्सेशन जो है वो देखते रहने के लिए आपको मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहना होगा। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो रख रहे हैं ओजोन थेरेपी के हवाले से कि ओजोन थेरेपी एक्चुअली क्या है, किन किन बीमारियों का जो है हल वो ओजोन थेरेपी हो सकती है। और जाने से पहले डॉक्टर साहब ने फाइब्रोमाइल्जिया की बात की थी, तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में भी जानते हैं कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है और इसका हल किस तरह से मुमकिन है ओजोन थेरेपी से। तो डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, ख़वातीन में होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से ये रिजॉल्व हो सकती है विद ओजोन थेरेपी? अच्छा शाह जी, ये सुनने वाली बात है। फाइब्रोमाइल्जिया होता क्या है? बेसिकली होता है कि मसल की पेन है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हमारे अक्सर जो घरों में काम करती हैं और जो ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स करते हैं, मेरे पास आपकी 24 के बहुत लोग आते हैं जो ये काम बैठ के काम करते हैं, उनके कमर में जो ख़ास तौर पे कमर के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे और दोनों कंधों के दरमियान दर्दें शुरू हो जाती हैं, और वो इतनी शदीद दर्द होती है कि वो खातून कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये होती है कि ना ये किसी अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना किसी ब्लड के टेस्ट में आएगी, ना किसी CT स्कैन में आएगी, MRI में नहीं आएगी, और घर के लोग ये कहते हैं कि ये ड्रामे करती है, इसको है कुछ नहीं, ये दर्दें रहती हैं, हर वक्त दर्द हाई हाई करती रहती है और इसको है कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको दर्द हो रही होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब इस बात को समझेंगे कि मसल्स के अंदर ना एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पेन जनरेट होती है। ख़वातीन में ख़ास तौर पे फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में ये ट्रिगर पॉइंट्स बाज़ औक़ात ना इरिटेट हो जाते हैं और वो ऐसे पेन प्रोड्यूस करते हैं और खातून को ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसकी कुट लगाई होती है, इतनी शदीद पेन होती है। अच्छा, हम उसमें क्या करते हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं उस जगह का, हमारे पास ख़ास प्रोब्स हैं, उससे पता चल जाता है कि ट्रिगर पॉइंट्स किधर हैं। उसके ऊपर हम इसी तरह छोटी इंसुलिन वाली नीडल से ओजोन लगा देते हैं, वहाँ से फायरिंग बंद हो जाएगी। फायरिंग बंद होगी तो पेन ठीक हो जाएगी, पेन ठीक होगी तो उनका मूड भी ठीक हो जाएगा, काम भी बेहतर हो जाएगा, और वो जो दर्दें हर वक्त की वो ख़त्म हो जाएगी। सो इट इज़ इफ़ेक्टिव। बताने का मकसद ये है कि ये ट्रीटेबल चीज़ है। पहली बात, ये बीमारी है। नंबर 2, ये काबिल इलाज है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप इससे निजात कर सकते हैं, पा सकते हैं, और अपने घर का माहौल को भी बेहतर कर सकते हैं। कम अज़ कम लड़ाई झगड़े गुस्सा हर वक्त तो वो बेहतर हो जाता है। अक्सर फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स रूमेटोलॉजी और इन सब के भी चक्कर लगाती थी, तब भी बड़ी मुश्किल वो ठीक हो पाती है क्योंकि पेन किलर्स ही उन्हें दिए जाते हैं। देखिए, पिन पॉइंट टारगेट तो कोई नहीं करता कि जिस जगह दर्द है आपने उस जगह पे जाके आपने ऑक्सीजन दे दी तो पेन ठीक होगी। बिल्कुल सही। तो शाह जी, ये जो ऐसी ख़वातीन है इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर तो हम दर्दी करूंगा एक ना जी, मेरे ज़हन में डॉक्टर साहब सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी, जिस पे आजकल सोशल मीडिया पे बात भी होती है। बड़ी दुनिया पेन किलर खाने की आती हो जाती है,
इवन मैं घर में गया तो वो जो हमारी भाभी थी वो बताने लगी कि उनके घर की जो मेड थी आंटी, एजड सी आंटी थी बैठी, वो कहती जी आंदे नाली पूछती जी पैनाडोल लगी 2 गोलियां वो रोज़ आके खाती फिर काम शुरू करती। मैं जानना चाहूँगा ये पेन किलर्स जितने भी हैं ये बेसिकली करते क्या हैं और इनको दुनिया में अब डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? सर जी पेन किलर्स है ना सर, लफ्ज़ किलर का इस्तेमाल हो गया ना। किलर का मतलब यह है कि उन्होंने उस पेन की ये वजह देखे बगैर कि इसकी वजह क्या है और उसका सोर्स क्या है, उस पेन को थोड़ी देर के लिए उन्होंने ख़त्म कर देना है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो जो पेन है वो एक इंडिकेटर है इस बात का कि कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, लिहाजा उसको देखो ये क्यों है। अल्लाह ताला ने समझे एक नेमत के तौर पे चीज़ बनाई है, ये क्या चीज़ है। अब हम अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे 2-3 काम करेगी। ये मैदा ख़राब कर देती है पहले, क्योंकि इसके अंदर जो ऐसे केमिकल्स हैं जो मैदे की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। अल्सर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाए तो फिर ना सिर्फ जिगर ख़राब होता है क्योंकि उसके थ्रू ये गुजरती है, गुर्दे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये हरगिज़ इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब आपके घर में अगर दर्द हो रही है तो जो 2-4 नाम हमें सबको याद हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि यह दर्द हद से ज़्यादा गुजर गई है या कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है या बुखार शुरू हो गया है या कोई और ऐसी चीज़ शुरू हो गई, दर्द की दवाई खाने के बावजूद आराम नहीं आ रहा, तो गो टू ए प्रोफेशनल, किसी को जाके दिखाएं इससे पहले कि इतना नुकसान हो जाए जिसकी वापसी मुमकिन ना हो। बिल्कुल ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना कि आप साइड इफेक्ट के साथ किस तरह से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि लोकलाइज ट्रीटमेंट की हमने बात की है कि ओजोन थेरेपी को हमेशा लोकलाइज करवाना चाहिए। बहुत से लोग घुटनों की दर्दों के लिए 40-45 साल की उम्र के बाद, इवन अब तो 30-35 के बाद भी लोग कोशिश ये करते हैं कि बजाय कि हम रिहैब की तरफ जाएँ या फिर कोई और चीज़ करें, इंजेक्टेबल्स की तरफ आ जाते हैं। अब बहुत से लोग इंजेक्टेबल्स में ओजोन के बजाय स्टीरॉइड्स भी लगा रहे होते हैं। जो पेशेंट्स हैं, आवाम को आप किस तरह से आगाह करेंगे कि वो ये जान सकें कि क्या उनको इंजेक्टेबल्स में स्टीरॉइड्स ही लग रहे हैं या ओजोन लग रहा है? इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन? बेसिक कॉमन जो प्रेजेंटेशन है सर वो पेन है, दर्द है। अच्छा, अब हम 2-3 चीज़ें हम करते हैं। हम सिर्फ ओजोन ही नहीं लगाते, इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी उसके साथ मौजूद है। मसलन दर्द क्यों होती है आमतौर के ऊपर? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि 2 घुटनों में 2 हड्डियों के दरमियान एक छोटी सी कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है, वो ख़त्म हो जाती है। उस कार्टिलेज की जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाएंगी तो पेन शुरू हो जाएगी। स्टीरॉयड का काम ये है कि उसने कुछ देर के लिए उस सारी चीज़ों को समझे कि नम कर देना है, वो फिर पेन कुछ अरसे के लिए रुक जाती है। लेकिन स्टीरॉयड के अपने नुकसान है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम जो स्किन में, जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रासाउंड करके हम वो जो ओजोन लगाते हैं वो क्या करेगी, उन मसल्स को रीजनरेट कर देगी, मसल्स की पेन ठीक हो जाएगी और वो साइड इफेक्ट और नुकसान भी कोई नहीं है, चूँकि पेन मसल की जो वजह थी वो ठीक हो जाएगी। अब हम लेटेस्ट एक और ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम एक्सोसोम्स या स्टेम सेल्स कहते हैं। ये भी एक इंजेक्शन होता है, लेकिन एक छोटी सी एक सुई से लगाते हैं। ये करते ये है कि वो कार्टिलेज जो खत्म हो गई थी उसको रीजनरेट कर देंगे। 3 से 4 में 1 महीने में स्टेम सेल्स हम बनाते हैं अपने इंसान के अपने जिस्म से। जो एक्सोसोम्स है सर ये इंपोर्ट होते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन जो नी रिप्लेसमेंट की निस्बत तो बहुत सस्ता है। सिर्फ एक इसका इंजेक्शन, एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद अब 3 से 4 महीने में क्लेम ये किया जाता है कि वो कार्टिलेज रीजनरेट होगी। जब कार्टिलेज ही बन जाएगी तो फिर पेन किस चीज़ की, फिर ना घुटने तब्दील कराने की ज़रूरत है ना कुछ और लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमने काफ़ी पेशेंट्स पाकिस्तान में किए हैं और ये सारी दुनिया में, यूरोप में तो बहुत होती हैं। यानी घुटनों के लिए सबसे बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है, डिपेंड करता है कि ये किस तरह लगाए जाते हैं। लिहाजा एक पेशेंट सिलेक्शन जो है ये बड़ी ज़रूरी है। मकसद बताने का सर ये है कि हर दर्द का इलाज घुटने की ना स्टीरॉइड्स है और ना हर दर्द का इलाज घुटने की रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल सही, जो कि करवाए जा रहे हैं। मैंने बड़ी दुनिया देखी है वो सिर्फ घुटने रिप्लेस करवा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डिस्कशन ना हमारी चंद दिन पहले भी हो रही थी, क्योंकि जो बंदा पेन मैनेज कर रहा होता है और बिलखसूस कैंसर के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, उसके सामने बड़ी दुनिया चली जाती है। लोगों की हसरतें क्या होती हैं, ये एक ऐसा मजमून है जिस पे दुनिया में बड़ा लिखा गया है। और जब भी कोई ICU का, इंटेंसिव केयर का कोई डॉक्टर नर्स, मैं उससे भी पूछता हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहिबान जिनका वास्ता पेन के साथ, दुख के साथ, तकलीफ के साथ या फिर इंटेंसिव केयर के साथ पड़ता है, उनसे मैं पूछता हूँ। दुनिया में किसी नर्स ने इस पर किताब भी लिखी हुई है, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे। आपने क्या देखा
कि जो दुनिया से जाने वाले हैं आखिरी अयाम में उनकी पेन, उनके पछतावे, उनके रिग्रेट्स, उनके दुख, उनकी हसरतें क्या होती हैं? सर इस उनके दुनिया के जाने वाले की निस्बत पहले उसकी बात ना करें जो दुनिया में मौजूद है। मिसाल उसकी ये कि आजकल उम्रे का सीज़न है, मेरे पास हर रोज़ पता नहीं कितने लोग आते हैं जिन्होंने उम्रे पे जाना होता है और सेहतमंद लोग हैं, अल्लाह ने हर तरह से नवाजा हुआ है उनको, तब वो इस मौसम इस सीज़न में उम्रे पे जा रहे हैं। ख्वाहिश किया है सिर्फ एक कि मैं सजदा कर लूँ। अल्लाह, हम उनको ये सोचते हैं कि अब ये सोचे कि सजदे की कितनी अहमियत है कि लोग यहाँ से क्या कुछ खर्च करके जाते हैं, सिर्फ सजदा नहीं कर सकते या घुटने काम नहीं करते या कमर काम नहीं करती। सर वो जो पछतावे आप कह रहे हैं वो तो उन लोगों के लिए जाने वाले हैं, ये लोग तो सेहतमंद हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार कि जो बंदे को अल्लाह ने तौफीक दी है सजदा करने की, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी नेमत है। लोग अल्लाह के घर, अल्लाह के नबी के घर जाते हैं सिर्फ इस बात का मदावा करने के लिए, इस बात की दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह में ये तौफीक दे दे कि हमारा जो माथा है आपकी ज़मीन पे जाके टच हो जाए, अल्लाह, जिसकी हम कदर नहीं करते। अच्छा, दूसरे हमारे पास पेशेंट जो आते हैं कैंसर वाले, सर आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब अल्लाह किसी से कोई नेमत छीनता है तो फिर क्या होता है। लोग आके सिर्फ हमें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे इतना काबिल कर दें कि मैं एक गिलास पानी का पी लूँ, मेरे अंदर पानी नहीं जाता। मुझे इस काबिल कर दें कि मैं चंद नवाले अपनी पसंदीदा रोटी के खा लूँ, मेरे अंदर ऐसी अल्लाह ने बीमारी डाली है कि मेरी रोटी का नवाला अंदर नहीं जाता। अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें दी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो उस जाने वाली कैटेगरी में अभी शामिल नहीं हैं, जिनके सामने सारी नेमतें पड़ी हुई हैं, वो लोग नहीं ले सकते। तो हम तो सबको ये कहते हैं कि जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है, जो अल्लाह ने आपको मौका दिया, उसको एंजॉय करें, उसके साथ रहें। जैसे शाह साहब के अपने प्रोग्राम जितने सारे माइंडफुलनेस के ऊपर हैं कि जो आपके पास आज मौजूद है उसको एंजॉय करें। इससे ज़्यादा बेहतर बात ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको पेन के उस कॉन्टेक्स्ट में ले आए तो हम जितनी अल्लाह की नेमत अता कर सकें, जितने सजदे कर सकते हैं, जितनी वॉक कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। क्या बात, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुक्र करने से आपकी बहुत सारी नेमतों में इजाफा हो जाता है। बेशक ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं साथ ही साथ में पूछना चाहूँगा कि आप MBBS आपने किया होगा, फिर ये ट्रैक आपका लाइफ का ये बना होगा, यहाँ तक पहुँचे होंगे। जब बंदा पढ़ रहा होता है तो क्या ये सबको क्लैरिटी होती है आने वाले दिनों में हमने करना क्या है? ये लाइफ के हवाले से सवाल है, मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट मैंने देखा आपके साथ बैठ के कि आप ज़िंदगी के रमूज़ को भी बड़ा अच्छा डिस्कस करते हैं। ये कुछ लोग बड़े पैशनेट क्लियर होते हैं कि जी मैंने हार्ट का सर्जन बनना है, और ये MBBS शुरू और वो करते करते वो हार्ट के सर्जन बन जाए। सर मैं आपकी बात बताऊँ, आज मैं सामने एक और आपकी बात, आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, हमने आपसे सीखा। आज भी मेरे जो साइड पे किताबें आपकी पढ़ी होती हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि हमारे माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन वाला बंदा कोई नहीं होता। कोई शक। मेरे वालिद साहब एक उस्ताद थे, हम लोग वो मेरे सरगोदे से लेके आते थे, वहाँ पे एक स्कूल में वो प्रिंसिपल थे और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े होकर मुझे कहते थे कि पुत्र तू इत्थे आना है, जब तेरा दाखिला होगा तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा। हमने आना 2-3 महीने बाद, वहाँ से एक चने वाला मशहूर है, हमने चने खाने, फिर उसके सामने खड़ा कर देना कि यार ये तेरी जगह है, लेकिन अंदर मैंने तब जाना जिस दिन तेरा इसके अंदर दाखिला होगा। क्या बात है। आप ये देखिए वो एक एनर्जी बन जाती है बंदे के ऊपर, यार मैंने जाना है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन आपके इर्द गिर्द। मैं उस सर की बात का जवाब दे रहा हूँ। फिर अल्लाह ने इस काबिल किया कि फिर अल्लाह ने दाखिला दिया, फिर मैं उसके अंदर गया। आज उसी हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह ने मुझे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मौका दिया लोगों की खिदमत करने का। माशाअल्लाह। सर आप ही की बात में दोहराता हूँ, आपने एक दफ़ा कहा था कि उस वक़्त आपकी ज़िंदगी खुशकिस्मत हो जाती है जब आपको अल्लाह वो शोबा दे दे जो आपको पसंद है। हम वो काम करते हैं जो हमें खुशी होती है, हमें पसंद आता है, इसलिए हम इतनी एनर्जी से काम कर सकते हैं। हम इस काम करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि ये वो काम है जो आपका ऑब्सेशन, आपका पैशन और आपका प्रोफेशन ये इकट्ठा हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है तो फिर अल्लाह उसमें बरकत भी डालता है, अल्लाह उसमें नए रास्ते भी दिखाता है और अल्लाह अल्टीमेटली आप जैसे लोगों से मुलाकात भी कराता है। बहुत और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि डॉक्टर साहब खुद भी पैशनेट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर तो आप खुद भी हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि डेफिनेटली खुशकिस्मत वही है जो अपनी नसीब पर, जो अपनी किस्मत पर खुद से खुश है और मुतमईन है। लेकिन डॉक्टर साहब
कॉन्वर्सेशन हम इसी तरह से जारी रखेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब के बहुत सारे सवालात हैं जो डॉक्टर साहब से उन्होंने पूछने हैं, तो शाह साहब आप सवालात पूछिए, कौन से अभी भी आपके पेंडिंग है? अच्छा, मेरा सवाल फिर देसी देसी से सवाल मेरे दिल में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त ना जो यंग जनरेशन है, बड़े बच्चे मेडिकल पढ़ के, आपके मेरे ज़माने में तो बड़े कम लोगों के लिए सीटें होती थी, गवर्नमेंट की सीटें थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना होने के बराबर, बल्कि थे ही नहीं शायद। अब बड़ी दुनिया डॉक्टर बनती है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो हमें बड़ी दिखती है बच्चे में, बच्चों को रास्ता नहीं दिखता। आप इसमें दो हिस्सों में मैं चाहूँगा बात करना। एक, स्टेट को क्या करना चाहिए? देखिए, इतनी मुश्किल डिग्री है, इतना मेहनत करके बच्चा पढ़ता है, मेरिट पे आके पढ़े तो कितने नंबर लेने पड़ते हैं। मेरिट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी मेरिट है मेरा ख्याल, और कितनी फीस देनी पड़ती है। दूसरा हिस्सा हमारी गुफ्तगू के बच्चों को क्या करना चाहिए, स्टेट के साथ साथ बच्चों को क्या विजन रखना चाहिए कि मैंने अगर इतनी मुश्किल डिग्री कर ली है तो मैंने वो एक इत्मीनान कल्ब और एक तसल्ली तशफ़ी कहाँ से ढूंढनी? सर जी, पहली बात तो ये कि ये इतना ज़बरदस्त प्रोफेशन है कि इसका आप कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, प्रोफेशन को आप दो तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं कि आपके दिल की तसल्ली कहाँ पे है, आप दुनियावी लिहाज से कमाई क्या करते हैं, और आपकी इज़्ज़त कितनी है। ये तीनों चीज़ें इस प्रोफेशन में आपको मिल सकती हैं। पैसे की भी अब आपको अल्लाह दे देता है, इज़्ज़त भी अल्लाह दे देता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे नए आजकल आ रहे हैं, हो ये रहा है कि उनको शायद कोई प्रैक्टिकल काम करने की उतनी ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे। बच्चे सारे लायक हैं, बच्चे सारे समझदार हैं, बच्चे सारे पैशनेट हैं, उनको सिर्फ रास्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा कि हमने अगर ट्रेनिंग करनी है तो हमें कहाँ जाके करनी है। अब ये तो जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, जो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हैं, उनका काम है जिनसे उन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ी दी है, उनको ट्रेनिंग भी दें। और हमारे ही डॉक्टर साहबान, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिलेंगे, और जितने आप इर्द गिर्द हमारे मुल्कों के नाम हैं उनसे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हर तरीके से। बिल्कुल। उसका और बाज़ औक़ात मैंने जाके अक्सर मुल्कों में देखा है, ये बात भी नहीं है कि वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थे तो वो कम है, या सरकारी मेडिकल कॉलेज में थे तो बहुत ज़्यादा है। फ़र्क डेफिनेटली ज़रूर है। अब जैसे हमारे मियां हॉस्पिटल के अंदर एक दिन में तकरीबन 4000 केस इमरजेंसी में और बाकी ओपीडी इंडोर में ला के आते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शायद सारे साल में इतने ना आते हों, लिहाजा उनकी ट्रेनिंग का लेवल कुछ और है। लेकिन जो बंदा ट्रेनिंग करना चाहता है उसके लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। सिर्फ मेरे ख्याल है इन बच्चों को रास्ता दिखाने की ज़रूरत है कि अगर रास्ता प्रॉपर दिखा दिया जाए, दे कैन मेक वंडर्स, ये बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि इसमें ना थोड़ा सा लैक पर्सन टू पर्सन भी करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस पे आप क्या थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि हम बहुत सारी इंटर्नशिप्स और हाउस जॉब, बहुत से जो बच्चे हैं, इवन मैंने भी जब यूएल से आई ग्रेजुएटेड तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में क्योंकि हाउस जॉब करी तो मैंने फ्री की थी, तो वो आपके अंदर एक कह लें कि डीमोटिवेशन सी आ जाती है कि शायद हम कभी पैसे नहीं कमा सकते, ऑल्दो हर चीज़ हो जाती है। देखें सर जी, मुझे बाकी प्रोफेशंस का तो नहीं पता, मैं खुद इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारी जो तनख्वाह पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें देती है वो चंद लाख है, चंद लाख। और जो मेरे दोस्त क्लास फेलोज इस वक्त अमेरिका में यही काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग $1 मिलियन अ ईयर। हमें तो जब बैठते हैं तो हमें तो $1 मिलियन की ये भी नहीं पता लगता कि रुपए कितने बनते हैं, सबसे कम कितने बनते हैं। लिहाजा वो इतनी ज़्यादा फ़र्क है कि कोई बंदा यहाँ पे वो सोचता भी नहीं है कि जब आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस मिले। नंबर दो, यहाँ पे फिर ऑब्वियसली कुछ जॉब की प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर और बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं। लिहाजा अगर वो जाते हैं बच्चे तो ठीक है, अगर इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स हैं, उनको नौकरी दें, उनको थोड़ी सी फैसिलिटेट करें, तो यहाँ पे काम करने वाली भी बहुत दुनिया है। बिल्कुल सही। अच्छा, जूनियर्स जो हैं, मैं क्योंकि एक दफ़ा मुझे मौका मिला जी, डॉक्टर साहब ने मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर वो वीडियो बड़ी वायरल हुई, नेट पर अभी भी पड़ी हुई। यंग जो आपके जूनियर्स हैं, ये सीनियर्स का एज मेंटोर रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है सर कि कोई सीख गया, पढ़ गया, ग्रे हेयर हो गए हैं, ज़िंदगी गुजार दी है, तो वो झारे पहलवान की तरह अपने जो बच्चे हैं वो अखाड़े में पैदा करता है। वो कहता है ये अखाड़े वाले मेरे बच्चे हैं असल में, जिनको मैंने सिखाया है। कैसा रवैया मेंटोर का होना चाहिए और किस तरह का रिस्पॉन्स सर इनसे मिलता है जो जूनियर्स हैं? सर बेसिकली मेंटोर तो रोल मॉडल होता है ना, तो ये जब खुद ठीक होगा तो फिर बाकी भी सारे ठीक हो जाएंगे। लिहाजा जब आप खुद ठीक हैं तो बच्चे भी आपके साथ आपको फॉलो करते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। जो आप काम अगर कर रहे हैं, तो मैं अपनी इतने अरसे से मैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में काम करता रहा हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे बच्चे दे आर वेरी थैंकफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल
हमारे साथ आज तक कभी किसी ने इस किस्म की बात नहीं की, क्योंकि बच्चों के बारे में ये मशहूर है कि शायद ये बदतमीज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। सिर्फ उनको सिर्फ आप उनको गाइड तो प्रॉपर करें, उनको साथ लेके तो चलें। आप देखिए कितने लोगों के साथ काम करते हैं, कोई ऐसी फील्ड का बंदा नहीं है जो आपके साथ काम नहीं करता। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? जब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बच्चों का कसूर नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हमारा कसूर है, हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते। अगर आप उनको गाइड करेंगे तो वो आपके साथ चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। दिन है या रात है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो मैं तो उनके हक में हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं ये पॉजिटिव हैं, टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको प्रॉपर रास्ता दिखाने की जरूरत है। Exactly. हमें सिर्फ वो इकोसिस्टम जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है। बट शाह साहब, एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, आज की बुक रिकमेंडेशन क्या बताना चाहेंगे आप? अच्छा, आज की जो किताब है ना डॉक्टर साहबा, ये मैंने कल ही शुरू की। मेरे से रहा नहीं गया कि मैं इस किताब का तारुफ ना करवाऊँ, मैं लाजमी करवा के रहूँ कि आज के प्रोग्राम में हम इसको मुतारिफ़ करवाते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, नदीम साहब सरगोदा, होते हैं, बिज़नेस करते हैं और दीनदार बंदे हैं और दावत इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक है। मेरे साथ हर मकतबा फ़िक्र के लोग बड़ा प्यार करते हैं। तो कल वो मेरे लिए किताब लेकर आए जी, और इस किताब को मैंने जब डॉक्टर साहब शुरू किया तो मुझे मज़ा आ गया। जितनी कुरान पाक की आयात हैं जिसमें ए ईमान वालों कहा गया, अच्छा, उनके हवाले, रेफरेंस, तशरी, तफसीर, वजाहत हर तरह की इसमें मौजूद थी। और ये काम अल्लाह ने जो सादत ली, एक शेखुल हदीस हैं मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी अतारी साहब, ये उन्होंने काम किया। मैं दिल से उनको ना अप्रिशिएट करता हूँ जी। इस तरह के कामों की तौफीक अल्लाह देता है, बंदे के तो बस में नहीं होता। और कमाल कह लीजिए कि जी इन्होंने इसकी फिर जो प्रिंटिंग है डॉक्टर साहब, वो इतनी शानदार है कि उन आयात को समझना, उनको कह लीजिए कि उनके कॉन्सेप्ट को, उनके एसेंस को समझना, उनकी ट्रांसलेशन, उनकी बड़ी शानदार वजाहत, ये बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये सारा काम करके तो इसको कह लीजिए रख दिया। और ये किताब मेरी लाइब्रेरी में एक इजाफा था। कल मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और कुछ मैंने पढ़ा और आज मैं इसका तारुफ करवा रहा हूँ। आइंदा दिनों में मुकम्मल ख़त्म करके मैं दोबारा, मैं समझता हूँ को खैर की चीज़ सदका जारी है। लिखने वाले को जिसने आगे मुंतकिल की, मुझ तक पहुँचाई, दोनों के लिए जो है ना वो एक सवाब का सोर्स बन गया। और हम लोग जो डॉक्टर साहब ओपिनियन मेकर्स हैं, टीवी मीडिया पे बात करने वाले हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए वो कितनी लाखों लोगों तक चीज़ें चली जाती हैं। अभी चंद दिन पहले मेरी टीम ने जी तमाम यहाँ के जो क्लिप्स हैं वो इकट्ठे किए सोशल मीडिया से और बताया कि लाखों लोगों ने वो सुने और उनको कितना सराहा है, कितनी तारीफ़ की है। तो ये किताब जी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर पढ़िए। मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब की किताब और ए ईमान वालों इसका टाइटल था। दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत किताब आपने इस महीने में शाह साहब रिकमेंड कर दी है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है ऐसी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप तक पहुंचाना, और आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं। बट जाने से पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए एंड हुएवर इज़ वाचिंग द शो? मैं जी तमाम लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना खाना और सोना टाइम पे करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी, आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बिल्कुल आप अपना स्कोप कम कर रहे हैं। बहुत अल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका क्या पैगाम होगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी का काबिल होना, काबिलियत और एक अच्छा इंसान होना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैंने डॉक्टर साहब में दोनों चीज़ें देखी कि अपना एक अल्लाह ताला ने उनको एक हुनर, फ़न, आर्ट और अपने काम पे जो कमांड है वो तो दी है, लेकिन साथ ही साथ में डॉक्टर साहब का जो रवैया है और जो कॉपरेशन है और जो दोस्तों से मोहब्बत करना है, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि आखिरकार याद रह जाती है। जो बंदा होता है वो एक याद होती है, तो वो कहीं ना कहीं बाद में ज़िंदगी के मुख्तलिफ वक्त में बंदा किसी को याद करके मुस्कुरा रहा होता है कि यार ये कितना सपोर्टिव इंसान। और डॉक्टर साहब आपके लिए बड़ी दुआएं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके जो इल्म वाले स्टूडेंट्स हैं, जो झारे की तरह आपके वो शागिर्द हैं जो अखाड़े में तैयार हो रहे हैं, जो थिएटर में तैयार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ज़रिए भी एक फैज़ जारी करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कशन देखते रहने के लिए मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।